नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। रात 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीके की खबर के साथ। जी हां, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी हलचल मचा हुआ है। लेकिन आज इस सियासी हलचल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने पटाक्षेप कर दिया है। ट्वीट करके लिखा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। सब कुछ खुद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट पर सहमति जताते हुए लिखा कि मैंने ऑफर ठुकरा दिया है। मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और आगे लिखा कि मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, जब पीके कांग्रेस में शामिल होने का मन बना रहे थे और ऐसे में कौन से 5 रणनीतिक कदम उठाने के लिए कह रहे थे जिसको लेकर सहमति नहीं बन पाई। पीके ने बताया कांग्रेस को ये 5 रणनीतिक कदम उठाने होंगे। पहला, नेतृत्व के मुद्दे को हल करना होगा। दूसरा, गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाना होगा। और तीसरा, पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटना होगा। और चौथा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज बनानी होगी। पांचवा, कांग्रेस के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। तो अब ऐसे में बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। वैसे भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अब खुश होंगे। पीके की कांग्रेस में एंट्री से घबरा रहे थे। प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पे विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है। और इधर पत्थरबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पैसा देकर पत्थर फेंकवाती है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। मेरे पास फैक्ट नहीं है, जांच करा रहा हूं। धार्मिक जुलूसों में हथियार लेकर चलना गलत है, चाहे वो कोई भी लेकर निकले। तो एक बड़ा बयान दिग्विजय सिंह का यहां सामने आया। बीजेपी पैसा देकर पत्थर फेंकवाती है। प्रदेश में पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरे पास फिलहाल फैक्ट नहीं है, जांच करा रहा हूं। ध्यान बांट रहे हैं लोगों का, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। अब रामनवमी में और हनुमान जयंती में तलवारें और बंदूकें और भाले लेने की जरूरत क्या है? तो इधर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। उनकी बातों पर कोई गौर नहीं करता, विश्वास नहीं करता, ये इंदर सिंह परमार ने कहा है। छपने के लिए शिगुफे छोड़ते रहते हैं दिग्विजय सिंह। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की जनता, और देश की जनता नहीं, कांग्रेस के लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। वो केवल सुगवा छोड़ते रहते हैं। उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। वो जानबूझकर ऐसे विषय छोड़ते हैं कि वो छपते रहें। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, पर जैसे ही वो निकलेंगे कि कांग्रेस एक घड़ा और टूट जाएगा, ये भी दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है कि ये खबर भी सामने आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास आ सकती है कांग्रेस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा 2018 में मैंने की थी संगत में पंगत, पूरी कांग्रेस को एक करने के लिए फिर निकलूंगा। इस दशहरे के बाद प्रदेश के दौरे पर निकलूंगा और एक बार फिर से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पंगत मैंने की कि नहीं की, और अब मैं पूरे कांग्रेसियों को एक करने के लिए इस दशहरे के बाद पूरी प्रदेश का दौरा करूंगा। 2018 के चुनाव में संगत में पंगत मैंने की कि नहीं की, और अब मैं पूरे कांग्रेसियों को एक करने के लिए इस दशहरे के बाद पूरी प्रदेश का दौरा करूंगा। और बात कमलनाथ की करते हैं, क्योंकि कमलनाथ की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। एक इंटरव्यू में दिए उनके बयान पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघते हुए सदन की कार्यवाही को बकवास कह दिया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सदन की गरिमा के खिलाफ इस बयान पर सियासत गर्मा गई है, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नाथ ने लांघी भाषा की मर्यादा, विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताया। बीजेपी ने की विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत। क्या कमलनाथ की बढ़ेगी मुसीबत? कभी आइटम तो कभी भारत बदनाम जैसे विवादित बयान देने वाले कमलनाथ फिर भाषा की मर्यादा लांघ गए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताया। यह बयान अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। कांग्रेस भी इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। तो अब वो बयान सुन लीजिए जिसको लेकर कमलनाथ घिर गए हैं। बात तय नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज़ मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से? इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई है। बीजेपी ने तो आगामी सत्र में कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात तक कह दी है। और कानूनी प्रक्रिया में व्यवस्था है कि अगर एक शब्द भी कोई संसदीय मर्यादा के खिलाफ होता है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उसको डिलीट करते हैं सदन की आपत्ति पर। लेकिन बीजेपी के लोग वहां बकवास करते हैं। आपने उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संसदीय प्रक्रिया का घोर अपमान किया है। पत्र आपने पहुंचा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने पत्र भेजा है। विधानसभा यदि ऐसा लगता है किसी को कि बकवास है, विधानसभा में कुछ नहीं है, तो विधानसभा से बाहर जाना चाहिए। विधानसभा से इस्तीफा देकर के बाहर हो जाना चाहिए। उसमें कोई किसी को रोका किसी ने थोड़ी है कि कोई रोकता है किसी को। जो संस्था अपने को बेकार दिखाई पड़ती है उस संस्था में अपने को रहने नहीं चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए। परंतु ये मैं दोनों का देख रहा हूँ, पत्र आ गया है, उसको भी निकलवाता हूँ कि वास्तव में उन्होंने कहा क्या है, और जितना उन्होंने कहा उसको देख लेता हूँ। उसके बाद जो भी नियम प्रक्रिया के भीतर हो वो कार्रवाई कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज़्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। जानकारों की माने तो कई बार कमलनाथ को अपने बयानों की भारी कीमत तक चुकानी पड़ी है। सिंधिया को सड़क पर उतरने के लिए कहने पर उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। वो नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें सदन की गरिमा को बनाकर नहीं रखना चाहिए? क्या बीजेपी को घेरने के लिए अनर्गल बयानबाजी जरूरी है? सदन की कार्यवाही को बकवास बताकर नाथ क्या जताना चाहते हैं? भले ही कमलनाथ का राजनीति करने का स्टाइल अलग हो, लेकिन कहीं यह स्टाइल विधानसभा में उन पर उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में रेल मंत्रालय ने एक फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ समता एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें बहाल करने का निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही रेल मंत्री से बात की थी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन, विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस, सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद को बहाल किया गया है। तो पहले 10 फिर बाद में 23 ट्रेनें रद्द की गई और अब लगातार इस पर ट्वीट हुए, बातचीत हुई, पत्र लिखा गया और अब खबर ये मिल रही है कि कुछ ट्रेनें यानी कि 3 ट्रेनें वापस से चलाने की बात कही जा रही है। तो रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है
6 ट्रेनें बहाल करने का निर्णय है। इन 6 ट्रेनों में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम, निजामुद्दीन विशाखापट्टनम, समता एक्सप्रेस, सिकंदराबाद, रायपुर सिकंदराबाद को बहाल किया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, संभवतः मैं समझता हूं प्रेशर पॉलिटिक्स में रेलवे मंत्रालय को फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मोहन मरकाम कह रहे थे कि अगर ट्रेनें बहाल नहीं की गई तो हम कोयले की सप्लाई रोक देंगे, और कोयले की सप्लाई रुकी तो जिस तरह से सुनील सोनी कह रहे थे कि बाकी के राज्यों में आप देखिए बिजली कटौती करना पड़ेगी, बिजली संकट पैदा हो जाएगा, तो केंद्र के पास फिलहाल, या ये कहें कि केंद्र की तैयारी और रेल मंत्रालय की तैयारी हो, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अचानक जो फैसले हो रहे हैं उससे जो एक जर्नलिस्ट व्यू या अप्रोच समझ में आती है वो यही है कि ये लगातार प्रेशर का एक आपको ये देखना पड़ रहा है कि आप प्रेशर कर रहे हैं तो सीधे वहाँ से सामने से आपको थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। देखिए, बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा था विजय जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद यहां पर हैं। अगर 11 लोकसभा सीटें तो 9 सांसद यहां की जनता ने चुन के दिया था। 2018 में जब 67 कांग्रेस के विधायक चुन के दिए थे, तो तुरंत 2019 में, चूंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव थे, 9 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यहां से चुन के दिए थे। तो क्या सांसदों की कोई भूमिका नहीं थी? कल सुनील सोनी ने एडमिट किया कि कोयले के संकट के कारण ही ट्रेन बंद की गई। आज मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से रेल मंत्री से बात की है, यही तय हो गया था कि शाम तक कोई ना कोई बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, और उन्होंने फोन पे आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द जो है, जो महत्वपूर्ण ट्रेनें होंगी वो शुरू कर दी जाएंगी। अब देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, रायपुर से सीधा अमृतसर जाती है, तो दिल्ली रूट और उसके बाद उधर पंजाब रूट वो कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा निजामुद्दीन की अगर बात करें, समता एक्सप्रेस की बात, तो वो भी रायपुर से दिल्ली कनेक्ट हो रहा है। सिकंदराबाद वाली ट्रेन कनेक्ट हो रही है सीधे सीधे, तो एक लंबी दूरी तीनों तरफ से हम देख रहे हैं, सीधे तौर पर आम लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, दोनों राजनेता, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी की बात करूं या छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की बात करूं, दोनों ही देखिए जिस चीज में कहना चाहिए, अगर भिड़ जाते हैं किसी चीज में तो सीधे उसका रियलिटी आपको सामने नजर आती है। आज दोपहर में बात हुई, शाम को आपको रिजल्ट नजर आ गया। उनको मालूम था कि प्रेशर कैसे गेन करना है, उन्होंने प्रेशर गेन किया, रिजल्ट सामने आपके। आज डीआरएम ऑफिस का घेराव हुआ, पूरे कांग्रेसी वहां पर गए, खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वहां पर गए। डीआरएम को एडमिट करना पड़ा कि कोयले की कमी के कारण ये चीजें हुई हैं, और मुख्यमंत्री की बात के बाद देखिए शाम को निर्धारित हो गया 6 ट्रेनें उन्होंने फिर से बहाल कर दी। तो ये मतलब साफ था कि ये ट्रेनों को चलाया जा सकता था, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण आपने इसको रिस्टार्ट किया है। तो ये दिक्कतें हैं, समझना पड़ेगा केंद्र सरकार को भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ रेल मार्ग से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, सड़क मार्ग सब जगह है नहीं। और सड़क मार्ग आजकल देख रहे हैं कितना ज्यादा महंगा भी होते जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ ये ट्रेनें बंद होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। 6 ट्रेनों को फिलहाल शुरू कर दिया गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी जीत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक जीत जरूर है, 6 ट्रेनें वापस से चालू की गई हैं, बहाल की गई हैं। चलिए, कहीं ना कहीं जनता को राहत जरूर मिलेगी। प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को तनाव से बचाने के लिए जल्द ही काउंसलर की व्यवस्था करने जा रही है, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे और उनके व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में ये जानकारी दी है। इस कार्यक्रम को आप विस्तार से शनिवार को रात 9:30 बजे देख सकते हैं। शिक्षा विभाग में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सभी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करने का अभियान में लगे हैं। वो जल्दी हमारे बच्चों को क्या गलत क्या सही है बताने वाला काउंसलर होगा। यदि तनाव में भी बच्चा आएगा किसी कारण से, परीक्षा के डर के कारण से, किसी ने भय बता दिया, धौंस दे दी, तो भी उन सारे विषयों के कारण से तो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि ग्वालियर में कभी सी प्लेन उड़ा करते थे? एक बार फिर से यहाँ से ये शुरुआत होने की मांग उठी है। हालांकि तब समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, तब मकसद था युद्ध, अब उद्देश्य व्यापार है। ये चर्चा इसलिए भी उठ रही है क्योंकि 106 साल पुराने तिघरा बांध की चर्चा गरमाई है, जहां से प्लेन उतरा करते थे। ग्वालियर में सी प्लेन की मांग, तिघरा में कभी उतरते थे सी प्लेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था इस्तेमाल। सियासत में भी अब उठने लगी सी प्लेन की मांग। 106 साल पुराने तिघरा बांध का इतिहास, प्यास बुझाने से लेकर युद्ध में योगदान। तिघरा बांध का इतिहास भी उसकी गहराई की तरह ही काफी गहरा है। ये बांध सिर्फ लोगों की प्यास बुझाने का जरिया नहीं, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बांध की भागीदारी रही है।
इतिहास के पन्नों में दर्ज है ब्रिटिश हुकूमत और ग्वालियर रियासत ने बांध को सी प्लेन उतारने के लिए मुनासिब ठिकाना माना था। बांध का बरसों पुराना इतिहास पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की ब्लू बुक में भी दर्ज है। ब्रिटिश एयरफोर्स सी प्लेन में ईंधन भरने के लिए उसे तिघरा के पानी पर उतारती थी। फ्यूल टैंक हाथियों से खिंचवा कर लाए जाते थे। फ्यूल रिफिलिंग के बाद विमान फिर युद्ध के लिए उड़ान भरते थे। फ्यूल रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल टैंक तो आज भी यहाँ मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि यहाँ पर ग्वालियर स्टेट का शासन था, तो वो ब्रिटिश शासन के रहा भारत में तत्कालीन समय में, तो जो मित्र देशों की सेनाओं से जो सी हैरियर प्लानों के लिए उन्होंने इसको रीफिलिंग के लिए चुना था और यहाँ रीफिलिंग हुआ था, जिसके अवशेष आप अभी भी देख सकते हैं। ईंधन के फ्यूल रखे हैं, जेट्टी रखी है जिससे कि हैरियर प्लानों को रिफ्यूल करने के लिए किस प्रकार से जंजीरों से बांधा जाता था और उनके जो बांधने की इस जगह है वो सारी बनी हुई, सारे अवशेष आपको मिल जाएंगे। वैसे आज भी प्रदेश में ऐसे कई शहर हैं जहां सी प्लेन उतारने के लिए पर्याप्त जल संसाधन मौजूद है। वहां से प्रदेश के इन शहरों को जोड़ने के लिए सी प्लेन का कॉन्सेप्ट ग्वालियर से अमलीजामा पहन सकता है। ग्वालियर और भोपाल जैसे शहरों में इसे शुरू भी किया जा सकता है। वैसे ये मांग अब सियासत में भी उठने लगी है। मुझे लगता है कि सिंधिया जी अभी विमानन और उड्डयन मंत्री हैं, तिघरा डैम पे पुनः वो प्लेन उतरने लगे, भोपाल तक वो उड़ान भरने लगे, तो मुझे लगता है ग्वालियर चंबल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। वहाँ का भी स्टडी होना चाहिए, इसके संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, जिसे आप बता रहे हैं भोपाल के लिए, जबलपुर के लिए। तब पानी की कितनी मात्रा उसमें हुआ करती थी, अब कितनी है, और जिस तरह बाकी साबरमती में हुआ है, केवड़िया में हुआ है, उस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की इस ब्लू बुक में दर्ज है कि ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट बेहद पसंद आए थे। उन्होंने इन सी प्लेन की आवाजाही को स्थायित्व देने के लिए डैम के पास गेस्ट हाउस, जेट्टी, टेलीग्राफ सेंटर बिल्डिंग तक बनवाए। 62 साल पहले यही इमारतें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को मुहैया कराई गई। 1916 में तिघरा बांध का निर्माण तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया ने बनवाया। लोगों और सिंचाई के लिए इस बांध को बनाया गया। प्रख्यात इंजीनियर विश्ववरैया के सुपरविजन में इसे बनवाया गया। इस बांध की झील को पहला नाम डायमंड लेक दिया गया, फिर इसका नाम माधव सागर हो गया। इसके बाद 1956 में इसका नाम तिघरा हो गया। कुल मिलाकर देश के इतिहास में ग्वालियर तिघरा डैम का बेहद अहम स्थान रहा है, लेकिन उसी इतिहास से यह भी पता चलता है कि इस डैम में वाटर स्पोर्ट्स से लेकर हवाई उड़ान की बहुत संभावनाएं हैं। अगर यहां से सी प्लेन उड़ने शुरू होते हैं तो यह प्रदेश के लिए अच्छा आवागमन का साधन सिद्ध होगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और इसी के साथ फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।